आज हम लोग पढ़ाई करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक है ट्रांस हिमालय। ठीक है, अंत तक बनेंगे, ट्रांस हिमालय बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। टॉपिक है आज का ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, श्रेणी के आधार पर हिमालय का दो तरह से वर्गीकरण होता है। एक प्रादेशिक वर्गीकरण, ठीक है, एक प्रादेशिक वर्गीकरण, ठीक है, जो नदियों के आधार पर होता है। दूसरा वर्गीकरण श्रेणी के आधार पे। तो श्रेणी के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे, प्रादेशिक वर्गीकरण बाद में हम लोग पढ़ते हैं। श्रेणी के आधार पे एक ट्रांस हिमालय है, ठीक है, उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद है मध्य हिमालय, उसके बाद है लास्ट में शिवालिक। ठीक है, शिवालिक को बाह्य हिमालय बोलते हैं। ठीक है, बाह्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी भी बोलते हैं, हिमाचल श्रेणी। महान हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, हिमाद्री। तो और ट्रांस हिमालय का और नाम है पार हिमालय। ट्रांस मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? पारदर्शी। तो ट्रांस का हिंदी में मीनिंग होता है पार, तो ये इसको पार हिमालय कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका विस्तार तिब्बत में ज्यादा होने की वजह से ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय बोल के भी बुलाया जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय बोल के भी बुलाया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ विशेषताएं जान लेते हैं हिमालय की। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए एक रेंज इस तरह है, ठीक है, दूसरा पैरेलल इसी के है, दो और तीसरा है ये। ठीक है, ये तीन को कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब यहीं पे आप चले जाएंगे महान हिमालय। तो महान हिमालय यहीं से, ठीक है, जब महान हिमालय पढ़ेंगे तो ये वाला श्रेणी दोनों में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको जास्कर श्रेणी कहते हैं, जास्कर। ठीक है, जास्कर श्रेणी। तो ये जास्कर देखिएगा दोनों में पढ़ा जाता है, ट्रांस हिमालय में भी। और इसी को आप खींच दीजिए आगे तक ऐसे करके। ठीक है, ये बहुत चौड़ाई है भाई, बहुत ये है। ठीक है, इधर आके चौड़ाई कम हो जाता है, इधर चौड़ाई ज्यादा रहता है, तो ये महान हिमालय बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रांस हिमालय में ये जास्कर श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी, ये बीच वाला जो है लद्दाख श्रेणी, ये वाली, और ये वाली काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी यही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और ये वाला जास्कर श्रेणी है। ठीक है, ये वाला जास्कर श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय में का भी भाग है और महान हिमालय का भी भाग है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम इस मेन हिमालय तो यही है। ठीक है, ये सब थोड़ा कम है, ये ज्यादा है। तो इसका आकार देखिए इस तरह है। ठीक है, मतलब इस तरह है, यहां से देखिए इस तरह है, थोड़ा टेढ़ा करके इस तरह है। तो ये किस तरह का आकार है? चंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिसेंट, CRESCENT। तो इसका आकार क्या है? क्रिसेंट साइज का है। और दक्षिणावर्तल है। ठीक है, दक्षिणावर्तल मतलब क्रिसेंट विद साउथवर्ड कॉन्वेक्सिटी मतलब कॉन्वेक्स। तो ये फॉर्म क्या है? ये वाला कॉन्वेक्स लेंस टाइप का ही है। कॉन्वेक्स लेंस देखिए ना, तो दक्षिण तरफ इधर से देखोगे तो ये कॉन्वेक्सिटी है। तो इसका आकृति पूछेगा कैसा है, तो क्रिसेंट विद साउथवर्ड कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, इसी को हिमालय बोला जाता है, मैन हिमालय। इसको मैन हिमालय बोला जाता है। यहाँ से ये सब ट्रांस हिमालय है। यहाँ से यहाँ तक कहाँ दूरी, कहाँ यहाँ पे दूरी क्या है? नंदा पर्वत। ठीक है, नंदा पर्वत। और विस्तार कहाँ तक है? यहाँ पे हिमाचल में नमचा बरवा, यहाँ तक विस्तार है, नमचा बरवा। इसका लंबाई कितना है भाई? यहाँ से यहाँ तक लंबाई, तो देख लीजिए इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं किताब में 2400 दिया हुआ है। ठीक है, 2500 किलोमीटर याद रखिए, ये ज्यादा अच्छा है। और कुछ या एक और इसी के साथ याद कर लीजिए, गंगा नदी की लंबाई। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी हिमालय से लंबाई में बड़ा है, तो सेम इसी टाइप का 25 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर और हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर। अब चौड़ाई की बात करें तो इस साइड में देखिए, इस साइड ज्यादा चौड़ा है हिमालय, मतलब कश्मीर में ज्यादा चौड़ा है। और इधर आप जाइएगा तो ये कम चौड़ा होता जाएगा। ठीक है, कम चौड़ा हो जाएगा। इधर जो इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई है तो कश्मीर में 400 किलोमीटर की, और इधर अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम चौड़ा है 150 किलोमीटर। तो हिमालय की चौड़ाई पूछा जाएगा तो लिखिएगा 150 से 400 किलोमीटर। 400 मैक्सिमम चौड़ाई है इसकी, और ये 150 मिनिमम जो अरुणाचल प्रदेश तक आता है। दूसरा चीज क्या याद रखना है, यहाँ पे 3 श्रृंखलाएं हैं, बताए 3 श्रृंखलाएं। इस तरह के 3 श्रृंखलाएं मिलेगी। ठीक है, जो बाद में जाके मिल जाता है, बाद में जाके सांप जिस तरह एक दूसरे से लटपटाता है ना, उसी तरह लटपटा जाता है। तो भूवैज्ञानिक भी उसको अलग करना उसके लिए भी मुश्किल है कि कौन सा महान हिमालय का हिस्सा है, कौन सा मध्य हिमालय का हिस्सा है, कौन बाह्य हिमालय का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश जाते जाते असम के बाद ही वो लटपटाना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो तो पता करना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी जो रेंज आता है ना, इधर आके पतला हो जाता है। इधर जो तिब्बत वाला पोर्शन है, इधर भी ये काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी है। इधर आके ये लद्दाख श्रेणी से मिल जाता है। ठीक है, और ये जो ये तिब्बत के पठार में जब मिल जाता है ये, तो ये क्या कहलाता है भाई? कैलाश श्रेणी। ठीक है, कैलाश श्रेणी। तो यही क्वेश्चन है भाई, कैलाश श्रेणी क्या है? तो मैं यहाँ लद्दाख श्रेणी का ही, ये बीच वाला जो लद्दाख श्रेणी, तो कैलाश श्रेणी को आप बोलेंगे लद्दाख श्रेणी का ही तिब्बत के पठार में विस्तार को कहते हैं। तिब्बत के पठार में जो विस्तार है लद्दाख श्रेणी का, वही है कैलाश रेंज। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए, हिमालय किसको किसको अलग करता है भाई? क्वेश्चन आता है तिब्बत के पठार को, ये तिब्बत के पठार को भारतीय प्रायद्वीप से। ठीक है, तिब्बत को पठार को ये भारतीय प्रायद्वीप से,
भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप में 7 देश आता है, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप में 7 देश आता है भाई। और दक्षिण एशिया पूछेगा, दक्षिण एशिया, इसमें कितने देश आता है, इसमें 8 देश होता है, ठीक है, सिर्फ एक यहाँ पे अफगानिस्तान जुड़ जाता है, अफगानिस्तान जब जुड़ जाता है तो दक्षिण एशिया बन जाता है, नहीं तो भारतीय प्रायद्वीप रहता है। 7 देश कौन कौन सा हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, उसके बाद मालदीव, इस साइड में मालदीव रहता है, इस तरह से श्रीलंका रहता है और बांग्लादेश, 7 देश, ये 7 मिलकर होता है भारतीय प्रायद्वीप। और दक्षिण एशिया सिर्फ अफगानिस्तान को जोड़ दीजिए तो दक्षिण एशिया कहलाएगा। और सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी 8 देश का है, 8 दक्षिण एशियाई देश का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक बता दिया हिमालय का। आगे हम लोग चलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय बता दिया, ये वाला जो ऊपर वाला श्रेणी है दैट इज काराकोरम, थोड़ा सा उधर भी जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही है, वो तिब्बत के पठार में भी है। दूसरा वाला श्रेणी क्या है भाई, ये वाला श्रेणी है, दूसरा सेकंड नंबर वाला क्या है, लद्दाख श्रेणी। और ये तीसरा वाला है जास्कर श्रेणी, ठीक है, यही जब जास्कर श्रेणी, इसको ट्रांस हिमालय में भी पढ़ते हैं, और यही जब बड़ा हो जाता है यही महान हिमालय का भाग हो जाता है, ठीक है, इसी को महान हिमालय में भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लद्दाख ये वाली काराकोरम श्रेणी को पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय को अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रांस हिमालय का मैं बता दिया, एक नाम है पार हिमालय, दूसरा नाम है तिब्बत हिमालय, क्यों, क्योंकि इसका विस्तार तिब्बत में देखिएगा ज्यादा है, ठीक है, इधर जाके सब मिल जाता है, ये तो महान हिमालय हो गया, ये दोनों मिलकर कैलाश रेंज बना देता है, ठीक है। और क्या है ट्रांस हिमालय, क्या है ट्रांस हिमालय, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, मध्य, ये वाला महान हिमालय, ठीक है, ये वाला सबसे बड़ा भाग है, तो सबसे ऊंचा भाग। और ये सब इतना ऊंचा नहीं, ये भी ऊंचा है, ठीक है, लद्दाख और काराकोरम भी ऊंचा है, लेकिन इतना ज्यादा ऊंचा नहीं है कि वो महान हिमालय से ज्यादा ऊंचा नहीं। तो हवाई इधर से आती है मानसून, ठीक है, इधर से मानसून आती है तो क्रॉस करके जा नहीं पाता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश ज्यादा नहीं, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, इसका मतलब। और ये वाला वृष्टि प्रदेश, वृष्टि प्रदेश, भारत में खूब बारिश होगी, ठीक है, क्योंकि वृष्टि प्रदेश में मिलता है, और पहाड़ के उस साइड में मानसून नहीं जा पाता है तो वृष्टि छाया प्रदेश में। तो अब इसीलिए तिब्बत के पहाड़ में या काराकोरम श्रेणी में उतनी ज्यादा बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, उससे पहले ही महान हिमालय ऊंचा होने की वजह से अपना उस मानसून का रास्ता रोक लेता है। दूसरा लड़का कौन आया, साहित्य कुमार, वेरी गुड। कौन कौन है ऑनलाइन, एक बार दर्शन दे दो, 6 ऑनलाइन, ठीक है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में उधर कम बारिश होती है। अब देखते हैं डिवीजन, ठीक है, डिवीजन भ्रंश, जब टक्कर मार मार के ही हिमालय ये हुआ है ना, वो प्लेट विवर्तनिकी से, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक से, तो उसमें भ्रंश पड़ गया है, ठीक है, तो वो भ्रंश से सब अलग है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ITSZ, ठीक है, एक 4 भ्रंश अभी आपको पढ़ना है, MCT दूसरा भ्रंश, ठीक है, तीसरा भ्रंश है MBF, चौथा भ्रंश आपका मिलेगा HFF, ठीक है, HFF, क्लियर। तो अब देखिए ITSZ फुल फॉर्म है इंडो सांको सचर जोन, इंडो सांको, ठीक है, सांगपो, यही सांगपो नदी, ठीक है, सांगपो सचर जोन, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये जो भ्रंश है, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय यहाँ पे है, ये वाली भ्रंश जो है लद्दाख श्रेणी, और मतलब ये क्या करता है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। इसका इस भ्रंश का क्या काम है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, महान हिमालय से, ठीक है। तो ये वाली रियल में जो भ्रंश होगा यहाँ पे होगा भाई, इस जगह पे होगा, ठीक है, रियल में यहाँ पे है, लेकिन हम लोग लिखते हैं ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, क्यों, क्योंकि हम जो जास्कर श्रेणी को महान हिमालय में भी पढ़ते हैं और ट्रांस हिमालय में भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो अब ये क्या करता है, ITSZ ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, ठीक है। दूसरा वाला MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये क्या करता है, महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है, ये भ्रंश है, ठीक है, घाटी टाइप का भ्रंश है, महान हिमालय को मध्य हिमालय से। MBF मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, सॉरी MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये क्या करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मध्य हिमालय के बाद क्या आता है, शिवालिक, मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करता है, ठीक है। उसके बाद HFF, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF का फुल फॉर्म हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट क्या करता है, शिवालिक को, ये शिवालिक सबसे भारत का सबसे सामने वाला हिस्सा है। उसके बाद क्या है, शिवालिक के बाद क्या है, शिवालिक के बाद ये वाले पोर्शन क्या है, मैदान, उत्तर का मैदान। तो HFF क्या करता है, शिवालिक को भारत के उत्तर के मैदानी भाग से अलग करता है, उत्तरी मैदानी भाग से अलग करता है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। नोट्स दिया हुआ है, सब नोट्स दे दूंगा नीचे, स्पेलिंग वगैरह वगैरह में कोई कंफ्यूजन हो तो वहां से देख लीजिएगा, नोट्स लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ट्रांस हिमालय क्या देखते हैं, ट्रांस हिमालय जो है, ये ट्रांस हिमालय जो है, ये दोनों, और एक जास्कर इसी में पढ़ते हैं हम लोग।
तो ये क्या है, सबसे पुराना हिमालय का सबसे पुराना भाग क्या है भाई, ट्रांस हिमालय। महान से, मध्य हिमालय से और शिवालिक उससे बहुत पुराना है ट्रांस हिमालय, ठीक है, सबसे पुराना। कैसे निर्माण हुआ था ट्रांस हिमालय का भाई, तैतीस भूसन्नति के सन्नति के उपसन्नति में। तो ये तैतीस भूसन्नति क्या होता है, भूसन्नति मतलब दो स्थल भाग के बीच में जल भाग, उसको भूसन्नति कहते हैं। जब प्लेट टूटी थी, ये लॉरेशिया बन गया था, ये गोंडवाना बन गया था, तो बीच में पानी था, तो ये तैतीस सागर था ना, ये बीच में जो था ये तैतीस सागर था, ये वाला। तो तैतीस सागर यहाँ सिर्फ भारत के पास ही थोड़ी ना था, भूमध्य सागर तक था, वो अटलांटिक महासागर था, तो ये पूरा तैतीस था, पूरा तैतीस सागर था। लेकिन हिमालय बनते समय पूरा तैतीस भूसन्नति का यूज नहीं हुआ, थोड़ा सा उसका उप भूसन्नति का जो सिर्फ इस क्षेत्र में जहाँ टकराया था उस क्षेत्र वाला भाग का यूज हुआ था, इसीलिए तैतीस भूसन्नति के उपसन्नति में। पूरा तैतीस महासागर तो बहुत बड़ा था, उसका तो यूज ही नहीं, सबका यूज नहीं हुआ, उसका 5 या 10% भाग यूज हुआ होगा हिमालय बनने में, ठीक है। ये हिमालय किसका भाग है, पूरा हिमालय लॉरेशिया, उस समय का जो प्लेट था लॉरेशिया प्लेट का था, ठीक है। जो ये सब भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आप कार्बी और शिलोंग के पठार को छोड़ दे तो इसका नीचे वाले भाग और थोड़ा सा गंगा का मैदान वाले भाग भी लॉरेशिया का है। बाकी इधर का जितना भाग है भाई, यहाँ से ये वाले भाग, ये सारे भाग गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो भारत गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया लैंड दोनों के टक्कर से बना हुआ जमीन है, ठीक है, भारत का। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि यहाँ पे हिमालय, इधर ट्रांस हिमालय में कौन सा मौसम पाया जाता है भाई, ठीक है, किस तरह का जलवायु पाई जाती है। तो हम लोग भारत में पढ़े हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नहीं मिलता है। उष्णकटिबंध किसे कहते हैं, ये 0 डिग्री लाइन है, इसका 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच के क्षेत्र को कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय। भारत का विस्तार सिर्फ 30 डिग्री तक थोड़ा ना, 37 डिग्री तक है भारत का विस्तार, 37 डिग्री 6 मिनट तक है भारत का विस्तार, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक। तो यहाँ यहीं तक 30 डिग्री यहीं तक हो जाता है, ठीक है, इसी आसपास में 30 डिग्री हो जाता है, 37 तक है। तो 37 डिग्री से ऊपर उपोष्ण जलवायु पाया जाता है, उपोष्ण, ठीक है। तो इस एरिया में कौन सा जलवायु पाया जाएगा, सब ट्रॉपिकल जलवायु, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, वनस्पति का अभाव है भाई, क्योंकि सब ट्रॉपिकल जोन में थोड़ी वनस्पति का अभाव होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में। प्लस यहाँ ठंडी रहती है, शीत मरुस्थल है, लद्दाख एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है, ठीक है। मरुस्थल दो तरह के होते हैं, एक शीत मरुस्थल जो जहाँ बर्फ रहता है और एक बालू वाला जो रहता है वो उष्ण मरुस्थल, ठीक है। हाँ, ये सबसे पुराना है, ट्रांस हिमालय हिमालयों में सबसे पुराना है। तो कब ये बना था भाई, तो मीसोजोइक युग के क्रीटेशियस कल्प में, ठीक है, इसमें ट्रांस हिमालय बना था, ठीक है। बाकी हिमालय इसके बाद बना है, ठीक है। क्रीटेशियस ये जो बना था, क्रीटेशियस युग का अंतिम समय चल रहा था, ठीक है, उस समय बना था। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कि ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअल काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बारे में, ठीक है। काराकोरम श्रेणी का किर्गिज भाषा में, ठीक है, इसको किर्गिज भाषा में इसे, इसका मतलब क्या होता है, काराकोरम का मतलब होता है भाई भूरभूरी मिट्टी, ठीक है, भूरभूरी मिट्टी। पुराने जमाने में, मतलब पुरानों में, ठीक है, महाभारत काल में इसका नाम था कृष्णागिरी नाम ही है, कृष्णा मतलब काला और कारा मतलब भी काला, उसी से याद करिए, कृष्णागिरी नाम था भाई इसका। ये सबसे उत्तरतम, ये वाली जो है काराकोरम भारत का सबसे उत्तरतम पहाड़ी भाग है, या हिमालय का सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है, कौन, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम के पास, ठीक है, एकदम काराकोरम इस जगह पे मेनली देखा जाए, काराकोरम इस जगह पे होगा, ठीक है, इसके इस साइड में, ठीक है। काराकोरम अभी जो खींचा वो वाला एग्जैक्ट जगह होगा, ये काराकोरम इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे इस साइड में, ठीक है। एक नदी बहती है सक्सागम नदी, ठीक है, सक्सागम नदी, ठीक है, इस साइड में, यहीं पे सक्सागम नदी घाटी है, ठीक है, सक्सागम नदी घाटी है। तो इस नदी घाटी वाला जो चीज है कहाँ, पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो 1947 के दौरान ये वाले क्षेत्र पीओके, पता है, पाकिस्तान के साथ चला गया था। तो चाइना को कुछ एरिया उन्होंने पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था। तो यही सक्सागम घाटी वाला क्षेत्र जो है, यही गिफ्ट किया हुआ है चाइना द्वारा, पाकिस्तान द्वारा चाइना को, ठीक है। वो काराकोरम के ऊपरी वाले भाग से बहती है। और ये सक्सागम नदी जो है, ये आगे जाके यारदांग नदी में मिल जाता है भाई। यारदांग नदी बहुत बड़ी नदी है चाइना में, उसमें मिल जाती है, ठीक। यारदांग नहीं, उसका यारदांग नहीं, यारकांड नदी, ठीक है। इतना याद रखिए। काराकोरम से आगे याद रखना पामीर नॉट, ठीक है, पामीर नॉट। काराकोरम जो है, काराकोरम पामीर नॉट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पामीर नॉट। मान लीजिए नॉट मतलब होता है गांठ, एक दो चार को सूत्री ऐसे करके पकड़ लीजिए, एक गांठ लगा दीजिए, ठीक है, और सूत्री को इधर उधर कर दीजिए, तो जो फॉर्म बनता है वो गांठ वाला फॉर्म वही याद आएगा। ये काराकोरम नॉट एक गांठ मान लीजिए, एक इधर से काराकोरम निकल के चला गया, एक यहाँ चाइना की तरफ से चुनलुन पर्वत चला गया, यहाँ से तियान शान पर्वत चला गया, इधर पाकिस्तान की तरफ चला गया, ये अफगानिस्तान की तरफ हिंदू कुश चला गया, हिंदू कुश, ठीक है, और ये पाकिस्तान की तरफ चला गया, ये थोड़ा सा एकदम पूरे पाकिस्तान, अब ये सब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। हिंदू कुश जो है अफगानिस्तान में ज्यादा हिस्सा है, पाकिस्तान में कम है। और ये वाली जो आप देखेंगे एक और पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी जो पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है पामीर के नॉट से, बल्कि थोड़ा सा दूर से है, ठीक है। ये और यही इसी का बीच में खाली है आगे, इसको सुलेमान पर्वत कहते हैं, सुलेमान, और ये तीर्थर पर्वत, ठीक है, तीर्थर पर्वत, क्लियर।
तो ये गांठ हो गया भाई, देखिए सूत्री सारे घूम रहा है। तो ये गांठ है जो सारे बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से निकलती है, कहाँ से? पामीर से, पामीर के पठार। ये क्या है? पामीर का पठार। ये गांठ की तरह है कि इतने बड़े बड़े पर्वतमाला यहाँ आके बोलते हैं वो गांठ बन जाता है। ठीक है, कितने पर्वतमाला? तियान सांग, इधर कुनलुन, ठीक है, ये चाइना जो चला जाता है उसको कुनलुन पर्वत कहते हैं। और ये वाला क्या है? काराकोरम है। इधर है हिंदू कुश है। तो चार तो एकदम स्पष्ट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक इनडायरेक्टली ये वाला सुलेमान और तीर्थक, ठीक है, ये इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको गांठ बोला जाता है, पामीर के पठार को नॉट बोला जाता है, क्योंकि इतने सारे पर्वतों को बांध के रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं पामीर का नॉट का फोटो भी लेकर रखा हूँ, दिखा देता हूँ। नहीं लिया था फोटो, कोई बात नहीं। ये देखिए पामीर का नॉट, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तियान सांग, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया में चला गया। ठीक है, ये ताजिकिस्तान देश है, ये वाली पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाली पोर्शन, ये तियान सांग है। ये देखिए किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ऐसे करते करते पूरे सेंट्रल एशिया में चला गया है। ठीक है, तियान सांग। उसके बाद देखिए कुनलुन, ठीक है, ये देखिए कुनलुन चाइना चला गया, ये वाला कुनलुन है, ये चाइना चला गया। मैं अभी तक सिखा ही नहीं इसको यूज करना। ठीक है, ये देखिए कुनलुन, ये चाइना चला गया भाई। ठीक है, चाइना में ज्यादा विस्तार है, बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत विस्तार है। ये काराकोरम है जो हिमालय बन गया। ये देखिए, ये वाला गलत फोटो दे दिया है, ये हिमालय जो लिखा हुआ है उसको आप सीरियस ना लें, वो हिमालय का काराकोरम जुड़ा हुआ है। काराकोरम जब जुड़ गया तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। और हिंदू कुश देखिए, हिंदू कुश आप देखिएगा ये कहाँ है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ये वाला क्षेत्र क्या है? हिंदू कुश वाला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र। उसके बाद ये यहीं पे यहाँ पे इस एरिया में तीर्थर सॉरी सुलेमान मिलेगा, और उसके नीचे तीर्थर मिलेगा। ये इसको भी माना जाता है पामीर नॉर्थ से ही जुड़ा हुआ है। चार डायरेक्टली कौन कौन? चाइना वाला कुनलुन जो चाइना की तरफ चला गया, एक हिमालय की तरफ इंडिया की तरफ आ गया, दैट इज काराकोरम। ऊपर चला गया सेंट्रल एशिया में, दैट इज सियांतांग, तियान, ठीक है, ये तियान सांग और ये हिंदू कुश। ठीक है, इतने में समझ में आ गया होगा, बाकी हम देखते हैं। ये तो था ही मेरे पास। ठीक है, टाइम कितना हो गया? 30 मिनट। चलिए और 30 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, काराकोरम रेंज चल रहा था ना हमारा। काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी चोटी जो है वो केटू है भाई। ठीक है, केटू, बहुत सारे श्रेणी है, सिर्फ केटू थोड़े ना, केटू, के3, के4 सब है। इसकी ऊंचाई 7,611 मीटर है भाई। पूरे विश्व में तो टोटल 14 ऐसा शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,000 से ऊपर है। ठीक है, 14 है। उसमें से उस 14 में से 10 कहाँ पे है? महान हिमालय में है, महान हिमालय में। और 4 कहाँ है भाई? जो 4 है वो इसी ट्रांस हिमालय में। ठीक है, ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। ठीक है, 8,611। एवरेज का कितना है? 8,848 पहले था। अभी के भूवैज्ञानिक बता रहा है कि नहीं, बढ़ गया है, अभी 8,850 हो गया है, 2 मीटर बढ़ गया है। तो ऐसा हिमालय जो है वो अभी भी बढ़ रहा है, हिमालय अब भी ऊंचा हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके कारण में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन हिमालय अब भी ऊंचा होता जा रहा है। तो वो देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको गेसर ब्रह्म, ये सब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये सब जितने देख रहे हो काराकोरम वाला, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। देखो गेसर ब्रह्म, तो ब्रह्म से ही बॉम है, बॉम में ही पाकिस्तान है। ठीक है, कहाँ है? इसी से याद हो जाए, काराकोरम है। गेसर ब्रह्म, मेसर ब्रह्म, ये सब जो हिल है बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत नामी है। गेसर ब्रह्म, मेसर ब्रह्म, उसके बाद हिडन एक है, दूसरा एक है ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक। यही सब पूछेगा कि ये सब चोटी किस श्रेणी में है। ये सब ये सारे बड़े बड़े मैंने बता दिया, 4 जो बड़े बड़े हैं यहाँ पे वो श्रेणी बता दिया काराकोरम का। इससे बाहर तो पूछेगा नहीं, श्रेणी बहुत सारे हैं लेकिन मैन यही है। ठीक है, आगे काराकोरम, काराकोरम श्रेणी अभी बढ़े। केटू को एक और नाम से जाना जाता है भाई, गोरी नंदा। ठीक है, भारत में इसे गोरी नंदा बोलते हैं, ये तो अंग्रेजों का नाम है केटू। ठीक है, तो गोरी नंदा गॉडविन ऑस्टिन, केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, लेकिन हमारा पुरान किताब ये सब जो चीजें, इंडियन नाम है गोरी नंदा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हिमनद है। ये तो पहाड़ पहाड़ के जो इंपॉर्टेंट पहाड़ बना दिया, बता दिया। अब हिमनद, ये तो पहाड़, ये जो बताया गेसर ब्रह्म, ये गेसर ब्रह्म, काराकोरम, जितने भी चीजें, ये सब पत्थर से बना हुआ पहाड़ है, पत्थर से, मिट्टी से बना हुआ पहाड़ है। अब जो पढ़ेंगे हिमनद, जिसे हिमानी कहते हैं, हिमानी मतलब हिमनद, ये भी उतना ही बड़ा पहाड़, बड़ा बड़ा पहाड़, ऐसा नहीं है कि छोटा, बड़ा बड़ा। ठीक है, लेकिन ये बर्फ से बना हुआ पहाड़ है। ठीक है, इसको हिमानी कहते हैं। ऐसा नहीं है बर्फ के अंदर कहीं बहुत अंदर जाएंगे, बहुत अंदर खोलेंगे तो हमें मिट्टी पत्थर ये सब भी मिलेगा, लेकिन ऐसे बर्फ का ही पहाड़ है, पूरा कभी पिघलता ही नहीं है कि आपको मिट्टी कंकड़ पत्थर दिख पाए। तो हिमानी, तो बड़े बड़े हिमानियों का नाम याद रखना पड़ेगा भाई। तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हिमानी या हिमाना जो है सियाचिन। ठीक है, सियाचिन। ठीक है,
तो इसी में ये भी पहाड़ी है, कोई एक ही टाइप का दिखेगा, ये सफेद कलर का दिखेगा, उसमें थोड़ा सा आपको ये सब भी दिखेगा, ईट पत्थर भी दिखेगा, सियाचिन, ठीक है। तो ये 36 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है, 36 किलोमीटर का है ये ग्लेशियर। तो ये जो जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर है सबका नाम मैं लिख देता हूँ। जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है विश्व का, यही है 76 किलोमीटर, हिस्पार, उसके बाद हिस्पार, ठीक है, ये 61 किलोमीटर का, सियाचिन के बाद हिस्पार ही है। उसके बाद बेओफा, बेओफा ये 59 किलोमीटर का। उसके बाद बल्टोरा, बल्टोरा 58 किलोमीटर का। उसके बाद बतूरा 57 किलोमीटर का, ठीक है। ये 5 हिमनद आप याद रख लीजिए, सारे के सारे हिमानी, ठीक है। अपने हिमानी इधर भी देखा था कि एक हिमानी गंगोत्री हिमानी से गंगा निकलता है, यमुनोत्री से यमुना निकलता है, मगर ये इतने बड़े नहीं है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े हिमानी ये सब है, सियाचिन, हिस्पार, बेओफा, बल्टोरा, बतूरा, ये सब सब काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यहाँ पे 1984 ईस्वी में ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत पाकिस्तानियों को मारने के लिए, मेघदूत, ठीक है। तो उस समय युद्ध हुआ था भाई। तो इतने ऊंचाई पे, इतने ऊंचाई पे कहीं कोई युद्ध स्थल ही नहीं है। जब ये ऑपरेशन मेघदूत हुआ उसके बाद सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन को माना गया, ठीक है, सियाचिन को, ठीक है। सियाचिन है कहाँ भाई? सियाचिन तो पहाड़ है, उसके नीचे वाले पोर्शन को घाटी बोलते हैं, जहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो नुम्ब्रा घाटी में, कौन से घाटी में सियाचिन? नुम्ब्रा घाटी, नुम्ब्रा घाटी, ठीक है, ये याद रख लीजिए। आगे बियोफो और बल्टोरो, बियोफो और बल्टोरो ये दोनों किस घाटी में है भाई? सिगार घाटी में, सिगार घाटी, सिगार घाटी का एक में बियोफो एक साइड है, एक बल्टोरो है। तो ये याद रख लीजिएगा, सिगार घाटी मतलब पहाड़ तो ऊंचाई पे है, लेकिन यहाँ नीचे वाला एरिया को घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो सिगार घाटी। और कौन है? बतूरा और हिस्पार, बच गया, बतूरा और हिस्पार, ठीक है। इसके बीच में जो घाटी है दैट इज कॉल्ड हुंजा घाटी। हाँ, हुंजा घाटी, HUNZA, हुंजा घाटी, बहुत फेमस घाटी है, सब जानते हैं, ठीक है। हुंजा घाटी के बारे में बहुत फेमस फेमस चीजें हैं, अभी बताएंगे। सबसे पहले याद रखिए, हुंजा घाटी बतूरा और हिस्पार हिमनद है, उसके बीच में अवस्थित है। दूसरा रेशम मार्ग, पहले रेशम मार्ग सुने होंगे, चाइना से रेशम की बिक्री होने की वजह से रेशम मार्ग कहलाता था, इधर से मध्य एशिया में जाता था। तो नुम्ब्रा घाटी रेशम मार्ग के ही रास्ता में स्थित है भाई, ठीक है। यहीं पे नुम्ब्रा घाटी, ये हुंजा घाटी में हुंजा नदी मिलती है, हुंजा नदी, ठीक है, हुंजा नदी फेमस है। हुंजा नदी वहीं पे गिलगित नदी पे मिल जाती है, गिलगित नदी पे, और गिलगित नदी फिर जाके एकदम बॉर्डर पे, भारत से पाकिस्तान जब सिंधु जाता है एकदम बॉर्डर पे ही सिंधु नदी से मिल जाता है, ठीक है। ये है हुंजा नदी, गिलगित नदी और सिंधु नदी, सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड है। और हुंजा घाटी के बारे में क्या याद रखना है भाई? ये कहाँ पे है भाई? ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है ना, उसी क्षेत्र में है, गिलगित बाल्टिस्तान जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उधर ही है। दूसरी बात, इसका जो सबसे फेमस शहर है हुंजा घाटी में, सबसे फेमस शहर का क्या नाम है भाई? करीमाबाद। हुंजा घाटी में एक करीमाबाद नाम सुने होंगे, करीमाबाद, ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान वाला कोई मूवी देखे होंगे जिसमें इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, उसमें करीमाबाद का नाम आता ही है, ठीक है। करीमाबाद, करीमाबाद का पुराना नाम था बल्तीत, इसे बल्तीत नाम से ही जाना जाता है, और फेमस बल्तीत का किला भी यहीं पे स्थित है, ठीक है भाई। हाँ, ये हुंजा नदी को वहां के लोकल नाम में बारुस्की कहा जाता है, बारुस्की बोल के बुलाया, बारुस्की, ठीक है, लोकल नाम, वहां के लोकल नाम है। और हुंजा नदी क्यों फेमस है भाई? यहाँ के लोगों की जीवन मतलब जीवन लाइफ बहुत दिनों तक चलती है, ठीक है। और यहाँ के स्त्रियां बहुत खूबसूरत पाई जाती है, विश्व की सबसे खूबसूरत स्त्रियां जो है हुंजा घाटी में पाई जाती है, क्योंकि ये ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे अखरोट, बादाम, केसर ऐसी चीज होते हैं जो शरीर को बहुत विकास करते हैं। टीवी में बहुत न्यूज आते हैं भाई, हुंजा घाटी के बारे में टीवी में खोल के देखिए, यहाँ 60 साल की उम्र तक की महिला, 60 साल की उम्र की महिलाएं प्रेग्नेंट होती है और स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है, 60 साल उम्र तक की, एक दो नहीं, एक दो इधर भी हो जाता है वहां पे लगभग, ठीक है, हो सकती है। तो इसका कारण क्या है? इन लोग पैदल चलने की आदत होती है, पैदल हर दिन कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल हर एक आदमी चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। अब अगले हम लोग चलते हैं भाई, ये हो गया काराकोरम, हुंजा घाटी सब बता दिया। आगे चलते हैं हम लोग पामीर नोट, थोड़ा सा विस्तृत से पढ़ लेते हैं पामीर नोट, ठीक है। पामीर नोट, पामीर नोट कहाँ है, मतलब स्थित किस किस देश में है भाई, ठीक है। एरिया किसका, किस किस एरिया का हिस्सा पड़ता है भाई? ये ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत है, ये तिब्बत, तो तिब्बत मतलब चाइना, और पाकिस्तान, इस सब देशों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा पड़ता है पामीर नोट का। पामीर का पठार, इसको पामीर का पठार बोलते हैं, ठीक है। या पामीर का पठार है क्या? तिब्बत का पठार का ही एक भाग है, तिब्बत का पठार का ही एक भाग है, तिब्बत के पठार का ही एक भाग है पामीर का पठार। इसे प्याजी, तिब्बत, ये पामीर के पठार का एक और नाम क्या है? प्याजी पर्वत, क्यों? क्योंकि यहाँ जंगली प्याज बहुत होते हैं, जिस वजह से इसे प्याजी पर्वत कहा जाता है। चाइनीज लोग इसे कोंगलिंग नाम से जानते हैं, चाइनीज लोग पामीर के पठार को कोंगलिंग कहते हैं, ठीक है। इतना चीज याद रखिए। इसको पुराने जमाने में विश्व की छत कहा जाता था, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे स्थित है, ऊंचाई में स्थित होने की वजह से इसे विश्व की छत कहा जाता था, ठीक है। आगे थोड़ा बहुत जो हिंदू कुश पढ़ाया, हिंदू कुश को पढ़ लेते हैं, जो पामीर के नोट से बताया था, हिंदू कुश जुड़ा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, पामीर के नोट से कौन जुड़ा हुआ है, ये हिंदू कुश, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हिंदू कुश, इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। हिंदू कुश, काराकोरम तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी काराकोरम, ठीक है, तो इसी से हिमालय जुड़ा हुआ, हिमालय का ही भाग है। अब हिंदू कुश की स्थिति आप देखिए, ये इसकी स्थिति यहाँ पे पाकिस्तान से मिल रहा है, ठीक है, छोटा सा बाकी अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, थोड़ा सा पाकिस्तान से मिलता है मेनली ये, और मैक्सिमम इसका हिस्सा कहाँ से मिलता है, अफगानिस्तान में। तो हिंदू कुश के बारे में लिखते हैं, हिंदू कुश क्या, ये पाक और अफगानिस्तान में इसकी स्थिति है भाई, अफगानिस्तान में इसकी स्थिति है। आगे ये 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, 800 किलोमीटर, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसका सबसे ऊंची चोटी जो है यही पाकिस्तान में, इसी जगह पे, पाकिस्तान जहां सट्टा है उसी जगह पे, तिरिच मीर, उसका नाम है तिरिच मीर पर्वत, खैबर पाख्तूनख्वा बोल के क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहीं पे तिरिच मीर अवस्थित है। 7,708 मीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। पुरानों में हिंदू कुश का नाम ऊपर सोना है भाई, ऊपर सेना, ऊपर सेना, पुराने जमाने में भारतीय साहित्य में आपको मिलेगा इसका नाम ऊपर सेना। सिकंदर, आपको पता है सिकंदर आया था, तो सिकंदर भारत आएगा, ये वाला भारत है, ठीक है, ये वाला भारत है, तो इसी से यही हिंदू कुश पार करके आया था, इसको पार करने में हिंदू कुश में बहुत कठिनाई हुई थी, ठीक है। ये वाला क्षेत्र भारत है, ठीक है, तो यहाँ पामीर नॉट हिंदू कुश पार करेगा तब ना भारत आएगा, ठीक है, तो इसको बहुत हालत पंचर हो गया था सिकंदर का। तो उस समय इसने इस हिंदू कुश पहाड़ का नाम क्या रखा था पता है, वो ये जब भी आता था ग्रीक नाम रखता था, तो हिंदू कुश पर्वत का ग्रीक नाम क्या है, कॉकेसस, CACUAS, कॉकेसस इंडिकस, IN इंडिकस। तो ये पूछेगा कॉकेसस इंडिकस किस पहाड़ का नाम है, हिंदू कुश पहाड़ का नाम है भाई, ठीक है। इसका ग्रीक भाषा में कॉकेसस इंडिकस, उसी को हिंदी में ट्रांसलेशन करने से भारतीय पर्वत इसका नाम आएगा, भारतीय पर्वत, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसमें इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे दर्रे हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे दर्रे हैं, और इसी दर्रे में खेबर दर्रा है, सबको पता है खेबर दर्रा, जितने भी भारत में आक्रमण हुए हैं वो खेबर दर्रा या बोलन दर्रा से हुआ है, ठीक है, दो दर्रा, खेबर दर्रा और बोलन दर्रा। खेबर दर्रा कहाँ है भाई, ये इसी पर्वत में अफगानिस्तान में है, इस एरिया में, अफगानिस्तान पाकिस्तान में खेबर दर्रा है, वहीं पे है, और बोलन दर्रा ये अभी पाकिस्तान में है, बोलन दर्रा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना पढ़ते हैं, बहुत सारे दर्रा है इसमें, दर्रे को भी पढ़ेंगे। ये दर्रा जो है खेबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान अभी का पाकिस्तान के अफगानिस्तान को जोड़ता है, मतलब काबुल, इधर का काबुल शहर का रोड बना हुआ काबुल, और इधर का पाकिस्तान का पेशावर शहर में रोड बना हुआ है अभी, ठीक है। ये जो है 50 किलोमीटर तक लंबा है, ये जो खैबर दर्रा बोलते हैं ना 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। सबसे कम जहाँ पे इसकी चौड़ाई है वो 10 फीट है, कितना छोटा देखिए, ठीक है, और 50 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। मैक्स मुलर ने क्या बोला था, आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, आर्य जो मध्य एशिया से आए थे वो इसी खैबर के दर्रे से आए थे, खैबर के दर्रे से, ठीक है। हालांकि इसको गलत साबित हो गया है ये, लेकिन मैक्स मुलर के जो कथन है कि खैबर दर्रे से आर्य आए थे भारत में। आगे हम लोग चलते हैं, क्या इसी दर्रे से शक, पहलव, चंगेज खां, ये सब जितने भी आक्रमणकारी थे, बाबर, चंगेज खां, तैमूर, शक, पहलव, जितने भी आए थे सब खैबर पास के थ्रू ही आए थे, ठीक है। खैबर दर्रा पूछेगा, इतना बड़ा पहाड़ है, 800 किलोमीटर का पहाड़ है, रेंज है, तो पार्टिकुलर किस जगह से ये में खैबर पास है, ठीक है। तो पार्टिकुलर जो जगह है उसका नाम सफेद कोह, उसका नाम है सफेद कोह, सफेद कोह, ठीक है, सफेद कोह में है ये वाला खैबर का दर्रा। खैबर का दर्रा जो है किसको, अगर बड़े लाल सिनारियों में पूछा जाए पुराने जमाने में किसको जोड़ता था, ये क्वेश्चन आता है, मध्य एशिया, ये सब क्या मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन, वही 7 देश जिसका नाम बताया वही आता है। पुराने जमाने की बात करें तो एक हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुश का अगर हम अपनी भाषा में हिंदी में नाम पता करना है तो इसका मतलब होता है हिंदू का हत्यारा, हिंदुओं का हत्यारा, ठीक है। हिंदू में मतलब ये नहीं भारत में रहने वाले हर एक आदमी हिंदू है, तो हिंदुओं का हत्यारा, हत्यारा इसलिए क्योंकि ये तो पास था, बहुत ऊंचा पास था, लोग आने जाने के क्रम में बहुत सारे लोग मर जाते थे, इसीलिए इसको हिंदू कुश नाम पड़ा था, हिंदुओं का हत्यारा। हिंदू मतलब जो भारत में रहता है उन लोगों को हिंदू बोला गया है, ठीक है। तो ये खैबर दर्रा हो गया, हिंदू कुश पर्वत हो गया। क्यूनलुन के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं भाई, ये चाइना की तरफ जाता है, तो चाइना में ये पर्वत स्थित है, थोड़ा ताजिकिस्तान किर्गिस्तान में थोड़ा पड़ता है, लेकिन ये चाइना का मेन पर्वत है, ठीक है। तियानसांग, ठीक है, तियानसांग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तियानसांग जो है कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और थोड़ा बहुत चीन में इसका हिस्सा है, ठीक है। कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, वो चीन वाले क्षेत्र में, ये मतलब मध्य एशिया में, सीधे बोलिए तो मध्य एशिया में यही है, तो ये मध्य एशिया में तियानसांग पहाड़ है, ठीक है। इधर देखिएगा इसका ये टकला-माकन वाला मरुस्थल है, फेमस मरुस्थल है चाइना का, टकला-माकन के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तियानसांग, ठीक है। जेनगिस चोकुसु याद रखने की जरूरत नहीं, पूछे इतना टफ नहीं पूछेगा। जेनगिस चोकुसु तियानसांग का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। अब बच गया कौन, ये पाकिस्तान में, ये जो पाकिस्तान का इसी के देखिए ये है, भारत से निकलने के बाद सिंधु नदी ऐसे गिरता है, ठीक है, सिंधु नदी, इसी के पैरेलल में सुलेमान पर्वत है, और कुछ दूर बाद सुलेमान पर्वत का ही अगला भाग है उठा हुआ यहाँ पे बड़ा हुआ भाग, दैट इज किर्थर, ठीक है। सुलेमान और किर्थर, ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पर्वत निकला,
सिंधु नदी के पैरेलल है सुलेमान और कीर्थर। और इधर क्या है, इधर थार, इधर आपको थार का मोर्चा राजस्थान के पास मिलेगा, यहाँ भी पाकिस्तान में थार का विस्तार है। तो इसलिए कहा जाता है कि सुलेमान और कीर्थर, सुलेमान पर्वत और थार मरुस्थल के बीच से होकर पेटवार की पठार को काटते हुए सिंधु नदी आगे बढ़ती है। पाकिस्तान की किस पठार को काटता है सिंधु नदी? पटवार के पठार। इस साइड में कौन है? सुलेमान पर्वत, कीर्थर पर्वत, और इस साइड में थार मरुस्थल। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे। आगे आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, लद्दाख श्रेणी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये काराकोरम हम लोगों ने पढ़ लिया, ये काराकोरम हमने पढ़ लिया। काराकोरम हमने पढ़ लिया, अब लद्दाख श्रेणी पढ़ते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला क्या है? जास्कर श्रेणी। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? लद्दाख श्रेणी। हाँ, एक चीज बताना भूल गया कि कीर्थर श्रेणी जो था ना, कीर्थर श्रेणी, कीर्थर श्रेणी उसी में बोलन दर्रा और गोमल दर्रा है, बोलन दर्रा। ठीक है, ये भी भारत आने के लिए एक रास्ता हुआ करता था बहुत पहले। उधर बलूचिस्तान आपको मिल जाएगा, बलूचिस्तान को मुख्य से, मुख्य पाकिस्तान से अलग यही सब करता है। और गोमल दर्रा, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है किस पर्वतमाला पे? गोमल दर्रा, गोमल दर्रा। ठीक है, और बोलन दर्रा, कीर्थर पे है दोनों। ठीक है, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी देखिए, लद्दाख श्रेणी के बारे में क्या देखना? यहाँ पे एक नदी बहती है। ठीक है, यहाँ पे एक नदी बहती है, नदी को दे देता हूँ अलग कलर से, ये वाला कलर, ये वाला नदी बहती है। और किसके बीच में? काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी यहाँ बहती है भाई। किसके किसके बीच में? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में। तो ये नदी कौन सा है भाई? ठीक है, ये है श्योक नदी। ये वाला नदी कौन सा है? श्योक नदी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्योक नदी कहाँ बहती है भाई? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में। और ये वाला लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु नदी। तो ये क्या काम कर रहा है? ये वाला श्रेणी कौन सा श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। ये जल विभाजक का काम कर रहा है। किसका? श्योक का पानी इधर नहीं आने देता है, सिंधु का पानी उधर जाने नहीं देता है। ठीक है, लेह शहर यहीं पे सिंधु नदी के किनारे, लद्दाख में लेह शहर है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। राकापोसी, लद्दाख श्रेणी, इसका सबसे ऊंचा चोटी केटू था काराकोरम का। इसका क्या है भाई? इसका लद्दाख हिमालय का राकापोसी। ठीक है, साथ साथ इसका भी याद कर लिया, जास्कर का नंदा पर्वत। ठीक है, जास्कर का नंदा पर्वत, ये सब याद कर लीजिए। राकापोसी जो सर्वोच्च शिखर है, इसका सबसे खड़ा ढाल वाला पर्वत है विश्व का। ठीक है, ये एकदम ढाल, एकदम तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ज्यादा खड़े ढाल वाला पर्वत है, दैट इज राकापोसी एंड लाइज ऑन लद्दाख श्रेणी। ठीक है, वो लद्दाख श्रेणी में। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे, लद्दाख श्रेणी में बहुत सारे पासेस मिलेंगे तिब्बत जाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे पासेस, लद्दाख श्रेणी में बहुत सारे पासेस आपको मिलेंगे, बहुत सारे। क्या क्या पासेस का नाम है? खारदुंगला, सबने नाम सुना होगा खारदुंगला। पूछेगा कि खारदुंगला किस श्रेणी में है, तो लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला। ठीक है, चांगला, चांगला, तसाकाला, दिगारला, दिगारला। ठीक है, चोरबतला, चोरबतला, ये सब, चोरबतला मतलब दर्रा ही होता है। ये सब दर्रा जो है सारे के सारे लद्दाख श्रेणी में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, खारदुंगला याद रखिएगा किस श्रेणी में। बाकी आप रेंज याद रखिए, बाकी सारे दर्रे, कम से कम 50-60 दर्रे हैं, सारे दर्रे आपको याद हो जाएगा। गुंजी गॉर्ज, ठीक है, लद्दाख श्रेणी को ही काट के इस एरिया में पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में गुंजी गॉर्ज बनाया गया। ठीक है, गुंजी गॉर्ज। ठीक है, ये याद रखिएगा, गुंजी गॉर्ज। एक ध्यान गॉर्ज यहाँ पे है। ठीक है, एक गुंजी गॉर्ज। तो गुंजी गॉर्ज किस श्रेणी को काट के बनाया गया है भाई? लद्दाख श्रेणी को काट के बनाया गया है। कौन सा नदी काटता है? सिंधु नदी काटता है और बनाता है गुंजी गॉर्ज। ठीक है, 500 मीटर का है गुंजी गॉर्ज, 500 मीटर मतलब आधा, सॉरी 500, इतना कम कैसे होगा? 5200 किलोमीटर का होगा। ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर लगभग इतना गड्ढा का गॉर्ज बनाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं जास्कर श्रेणी, इसके नीचे वाला जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी, फिर यही जब महान हिमालय पढ़ेंगे इसी को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जास्कर श्रेणी दोनों का भाग है। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय भारत के किस किस राज्य में है स्थित है? ट्रांस हिमालय भारत के 3 ही जगह पे मिलेगा, JNK में, दूसरा लद्दाख में, लद्दाख, और तीसरा हिमाचल प्रदेश। इससे बाहर भारत में ट्रांस हिमालय का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांस हिमालय को, अगला क्वेश्चन मैंने बताया कि ये जास्कर श्रेणी है भाई। जास्कर श्रेणी ऐसे करके महान हिमालय बदल जाता है। तो जहां से महान हिमालय इस तरह करके ये करते हैं, मैं महान हिमालय पढ़ते तो ये दोनों को मिला के ही पढ़ते हैं जब। ठीक है, लेकिन वास्तव में यहाँ से महान हिमालय शुरू होता है। ये जो विभाजक है 80 डिग्री देशांतर है, 80 डिग्री देशांतर है जास्कर श्रेणी और महान हिमालय के बीच में वर्टिकल जो ये है डिवीजन है वो। ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान में है। ठीक है, ये गिलगित बाल्टिस्तान में ये जो जास्कर श्रेणी है उसको देवसाई नाम से जानते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान बोले तो पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इसको देवसाई नाम से जानते हैं। आपने नाम सुना होगा द्रास सेक्टर, कारगिल सेक्टर। ठीक है, द्रास, कारगिल, ये बड़ी बड़ी जो फेमस है वो सारे जास्कर श्रेणी में ही है। ठीक है, द्रास और कारगिल में बहुत ज्यादा कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, एंथ्रासाइट जो हमारा झारखंड बंगाल में दिखता है उससे बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में, लेकिन हम कोयला इतना
गहराई में है और इतनी दुर्गम जगह पे है जो हम उसको निकालना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, अदरवाइज द्रास और कारगिल सेक्टर में कोयला का विशाल और अकूत भंडार है। ठीक है, एक जास्कर नदी, इसी श्रेणी में जास्कर से एक जास्कर नदी भी निकलती है, जास्कर नदी। वो जास्कर नदी किसकी सहायक है भाई? सिंधु नदी की सहायक है। ठीक है, एक फेमस शिखर नंदा देवी तो है ही जास्कर का, और दूसरा फेमस शिखर इसका याद कर लिया नुनकुन। ठीक है, नुनकुन, एक कुनलुन तो हम याद किए थे चाइना में। ठीक है, उसी का भाई नुनकुन याद कर लीजिए, एक भाई उधर है एक भाई इधर, कुंभता मेला बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश, कैलाश रेंज को क्या बोलते हैं वहां पे? कैलाश रेंज को चाइनीज लोग क्या बोलते हैं? गंग रिम्पोचे। कैलाश रेंज कुछ नहीं है, लद्दाख श्रेणी का ही बढ़ा हुआ, तिब्बत में नाम है, ऐसे है, तिब्बत में उसका नाम है। तिब्बत वाले क्या बोलते हैं? गंग, गंगा, गंग रिम्पोचे, रिम्पोचे। हम लोग क्या बोलते हैं? कैलाश, मानसरोवर कैलाश। ठीक है, ये तो हम लोग बोलते हैं हमारा, क्योंकि कैलाश पर्वत का आकार दूर से देखिए शिवलिंग टाइप का है ये। क्लियर? इसकी ऊंचाई, कैलाश रेंज की ऊंचाई 6658 मीटर है, 58 मीटर है भाई। ठीक है, कैलाश रेंज से 4 बड़ी बड़ी नदियां निकलती है, 3 तो सबको पता है, चौथा सब भूल जाता है, सतलज, सिंधु, तिब्बत, ये 3 पता है। एक वहीं बगल से गंडक नदी निकलती है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? सॉरी, गंडक नहीं, कर्नाली नदी, उस वहां पे कर्नाली नदी है, और इसी को घाघरा नदी भी बोला जाता है। ठीक है, गंडक नहीं, गंडक उधर से निकलता है, थोड़ा दूर से निकलता है। ठीक है, यहाँ यहीं पे आसपास में ही कैलाश रेंज में ही एक कर्नाली नदी भी निकलती है। ठीक है, ऋषभ देव। ठीक है, जैन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का कहाँ पे निर्माण प्राप्ति हुआ था भाई? पहला तीर्थंकर था कैलाश पर्वत में। दूसरा, इसको हम लोग अष्टापद और नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि ये तीर्थ स्थान है, अष्टापद। ठीक है, रतनगिरी, ठीक, अष्टापद, रतनगिरी और गण पर्वत। ठीक है, गण पर्वत, ये 3 नाम से कैलाश पर्वत को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए, फिलहाल इतना ही करा पा रहा हूँ, बाकी जो भी कुछ बचेगा नोट्स नीचे दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स देख ले और सारे याद हो जाएंगे। कुछ बचा कुछ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे।